जाना था जापान, पहुंच गए चीन। समझ गए ना? यानी टैक्स पेयर को बजट से प्यार हो गया। जब मिले आपको इतनी सारी सौगात, तो टैक्स पेयर को क्यों नहीं हो बजट से प्यार। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में स्वागत करता हूं, और आज हम विश्लेषण करेंगे बजट 2025 जो निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया है और टैक्स पेयर को बहुत सारी सौगात दी है। बजट 2025 इस तरीके से डिजाइन किया गया है, चाहे वो टैक्स पेयर हो या बिजनेस ओनर हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट किया गया है। अब आप कहोगे ऐसा तो कभी नहीं होता, किसी भी व्यापार में किसी भी बिजनेस में एक तरफ से हाथ लो तो दूसरे तरफ से हाथ दो। लेकिन यहाँ पर हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे कोई सेक्टर नहीं है जहां पर कुछ ना कुछ नहीं दिया हो। टैक्स पेयर के लिए क्या विन विन सिचुएशन है? मिडिल क्लास और टैक्स पेयर के लिए काफी इनकम टैक्स में रियायत दिया गया है, और 12 लाख तक के इनकम को छोड़ दिया गया है। तो ये टैक्स पेयर के लिए काफी बड़ा सौगात है। वहीं पर बिजनेस ओनर को बहुत सारे इंसेंटिव और स्कीम्स दिए गए हैं, जिसके कारण उनका बिजनेस इंक्रीज करेगा और एम्प्लॉयमेंट डेवलप कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि जब टैक्स पेयर और बिजनेस ओनर दोनों को बेनिफिट है, तो गवर्नमेंट को बेनिफिट कैसे होगा? तो दोस्तों, जैसे ही आपके पास ज्यादा पैसा आओगा, आप उसे अपने घर में तो नहीं रखोगे। उस पैसा से आप इंजॉय करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे। चलो, आपने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे? बैंक में। तो वहां टीडीएस कटेगा, इनकम टैक्स पर फिर से टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी में जाते हो, तो वहां पर एसटीटी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। एसटीटी के ऊपर कुछ जीएसटी भी देना पड़ेगा। अगर उस पैसे को आप कंज्यूम कर जाते हो, कहीं घूमने फिरने जाते हो, आपने अपने किसी हॉबी को इंजॉय किया, तो अगेन आपसे जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। तो ओवरऑल जितना पैसा आपको दिया जा रहा है एज ए बेनिफिट, वो घुमा फिरा के गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा। सो आई एम सेइंग कि इट इज द विन विन सिचुएशन फॉर द टैक्स पेयर एज वेल एज बिजनेस ओनर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैं इस बजट को 10 में से 10 नंबर देता हूं। तो अब हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे एक एक पहलू पर कि बजट 2025 कैसा रहा। बजट 2025 में बहुत मुद्दे हैं, तो हम कोशिश करेंगे हर दिन एक मुद्दे पर वीडियो बनाने का। और नेक्स्ट टॉपिक पर हमारा वीडियो होगा इनकम टैक्स रेट पर। अब इनकम टैक्स में जितने सारे अमेंडमेंट हुए हैं, एक एक अमेंडमेंट करके मैं आपको बताते जाता हूं। इनकम टैक्स नया बिल नेक्स्ट वीक आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंडे तक ये बिल आ जाएगा। सीनियर सिटीजन जो एफडी से इंटरेस्ट अर्न करते थे, उनको 50 लाख, उनके 50,000 के इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस नहीं काटा जा रहा था, उस लिमिट को बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। इसका ये मतलब हुआ कि सीनियर सिटीजन जिन्होंने बैंक में एफडी कर रखा है और उनका इंटरेस्ट इनकम तकरीबन 90,000, 99,000 होगा, तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन वही इनकम 1,10,000 हो जाएगा, तो पूरे 1,10,000 के ऊपर 11,000 रुपया टीडीएस काटा जाएगा। जब हम कोई रेंट पे करते हैं एज बिंग द बिजनेस ओनर, तो अभी का जो लिमिट था कि साल का 2,40,000, अब इसको इंक्रीज करके महीने का 50,000 से ज्यादा अगर आप रेंट पे करते हो, तो आपको टीडीएस काटना है। तो 50,000 पर मंथ के टीडीएस तक आपको टीडीएस नहीं काटना। एजुकेशनल पर्पस के लिए आप कोई भी फॉरेन रेमिटेंस करते हो, तो उस पर से टीसीएस हटा दिया गया है, जो काफी राहत की बात है। और अदर देन एजुकेशनल पर्पस आप कोई भी आउटसाइड इंडिया रेमिटेंस करते हो, तो इस लिमिट को 7 लाख से इंक्रीज करके 10 लाख कर दिया गया है। तो ये भी एक काफी राहत की खबर है। तभी मैंने आपको बोला था कि ये विन विन सिचुएशन है टैक्स पेयर के लिए। अपडेटेड रिटर्न जो हम अभी सिर्फ 2 साल के लिए भर सकते थे, इसके टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है 4 साल। इस पर हम थोड़ा सा लंबा विवेचना करेंगे, क्योंकि
ये आपके लिए प्लस भी है तो नेगेटिव भी है। तो दोनों चीज पर हम इस पर चर्चा करेंगे। अदर टीडीएस लिमिट को भी इंक्रीज किया गया है, जैसे लॉटरी इनकम, हॉर्स रेस, जहां पर आपको 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन था तो अब उसको इंक्रीज करके 10,000 रुपया कर दिया गया है, और वो लिमिट पूरे साल भर का था, अब इसे सिंगल ट्रांजेक्शन में कर दिया गया है। इसी तरीके से इंश्योरेंस के कमीशन या और कोई कमीशन जो 10,000 था उसको इंक्रीज करके 15,000 कर दिया गया है, जो 15,000 था उसको इंक्रीज करके 20,000 कर गया। तो मैं टीडीएस पर पूरा डिटेल वीडियो मैं लेके आऊंगा, जहां से मैं आपको एक हेड वाइज टीडीएस का डिटेल बताऊंगा कि कहां पर लिमिट को एक्सटेंड किया गया है और टीडीएस में और कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। अपडेटेड रिटर्न, जो आपके लिए बहुत बड़ी खूब खबरी है कि अब आप अपने अपडेटेड रिटर्न को 4 साल पुराने रिटर्न को भी भर सकते हो। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अपडेटेड रिटर्न बिना टैक्स पेमेंट के नहीं हो सकता। इट मीन्स आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो 1,000 रुपया हो, 5,000 हो, 10,000 हो या 2 लाख हो। ये जो पेनल्टी है या टैक्स पेमेंट आपके इनकम पर डिपेंड करेगा, और आप कितना पुराना रिटर्न फाइल कर रहे हो इस पर डिपेंड करेगा। तो अब फायदा क्या है कि आपका कंप्लायंस पूरा हो जाएगा। सपोज दैट कहीं पर आपको पिछले 4 साल का रिटर्न मांग रहा है और आपने पिछले 2 साल का ही रिटर्न भरा। अब इस नियम के आने से आप पिछले 4 सालों का रिटर्न फाइल कर सकते हो और अपने कंप्लायंस को कंप्लीट कर सकते हो। इसी तरीके से किसी 2 साल या 3 साल पहले आपने रिटर्न भरना भूल गए थे, आपके कुछ इनकम पर टीडीएस कटा हुआ है, तो अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दें, जहां से आपकी इनकम टैक्स की नोटिस आने की संभावना खत्म हो जाए। और जो मैंने पहले ही बोला था कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कैश पेमेंट करना ही पड़ेगा, और ये 2 साल से बढ़ा के 4 साल कर दिया गया है। अब आप कहोगे कैश पेमेंट करना पड़ेगा, इसका आप थोड़ा सा एग्जाम्पल दे सकते हो मनीष जी? तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। 31 मार्च 2022 में आपका एफडी इनकम था 2 लाख, उसके ऊपर टीडीएस काटा हुआ था 20,000 रुपये का। कोई कारण से आप रिटर्न भरना भूल गए, तो अब आप रिटर्न तो भर नहीं सकते। लेकिन जैसे ही ये 2 से 4 साल इंक्रीज कर दिया गया, टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो अब बजट से पहले आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते थे, लेकिन अब इस प्रोविजन के आधार पर आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन आपको कोई भी टीडीएस जो 20,000 का है वो रिफंड नहीं आएगा, और कम से कम 1,000 का पेनल्टी लगेगा, तभी आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हो। जबकि 2 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता। यही आप रिटर्न टाइम पर फाइल किए हुए रहते तो ये पूरा का पूरा 20,000 आपको रिफंड मिलता। लेकिन आज आपका ये 20,000 रुपया ऐसे टीडीएस भी चला गया, और आपको 1,000 रुपया एडिशनल भी देना पड़ेगा। बट आपका कंप्लायंस पूरा हो गया, जिस आपका पर्पस पूरा हो गया, और इनकम टैक्स के नोटिस से आप बच जाते हो। अपडेटेड रिटर्न पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप टीडीएस के रिफंड का एक प्रोविजन बनाएं। अगर जेन्युइन तरीके से उस टैक्स पेयर का टीडीएस ज्यादा है टैक्स लायबिलिटी से, तो नॉर्मल टैक्स के केस में आप जैसे टीडीएस रिफंड करते हैं, तो अपडेटेड रिटर्न में भी आपको टीडीएस रिफंड करना चाहिए। आप भले ही इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी आपको चार्ज करना, उसके बाद जो भी मेरा टीडीएस बच जाता है आपको जरूर लौटाना चाहिए, क्योंकि वो मेरा पैसा है। गवर्नमेंट इस तरीके से नहीं काम कर सकती कि एक बेनिफिट देके कि हम आपके रिटर्न भरने का कंप्लायंसेस पूरा करके वो पूरा पैसा पर कुंडी मार के बैठ जाए। ये कहीं भी सही नहीं है। और अगर आप मेरे बात से सहमत है तो आप इस बात के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, तो ये बात गवर्नमेंट तक पहुंच सके। एमएसएमई लोन की फैसिलिटी को 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है।
स्टार्टअप का एक्सटेंशन 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इन्वेस्टमेंट इन एआई सेंटर के लिए 500 करोड़ खर्च किया गया है। अभी आपको पता है कि एआई में वर्ल्ड वार चल रहा है, जहां पर यूएसए मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहा था। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और इनवीडिया जैसे कुछ कंपनी को कार्टेल बना के वहीं पर चाइना ने डिपसिक और अलीबाबा के 2 एआई ला के इस फाइट को वर्ल्ड वार में कन्वर्ट कर दिया है। तो इंडिया भी अब इस एआई के वार में कूद चुका है, जहां पर एआई पर ये तकरीबन 500 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। और इस पर भी मैं डिटेल चर्चा करने के लिए आपके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो लेके आऊंगा। इंपोर्ट ड्यूटी बहुत सारी चीजों पर रिड्यूस किया गया है या एग्जम्प्टेड, जिसमें कि सोलर बैटरी, मोबाइल बैटरी और ईवी की बैटरी है, और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स है जिस पर इंपोर्ट ड्यूटी या तो रिड्यूस किया गया है या एग्जम्प्ट किया गया है। एजुकेशन में काफी बड़ा बदलाव किया गया, जहां पर गवर्नमेंट कहती है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में मेडिकल में 75,000 सीट इंक्रीज करने वाले हैं, तो इंजीनियरिंग में 65,000 इंक्रीज करने वाले हैं। अब बहुत सारे नए आईआईटी खोलने वाले हैं, पुराने आईआईटी में सीट को डबल करने वाले हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है गवर्नमेंट, जहां पर मेडिकल टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देना चाह रही है। अभी हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो जो भी व्यक्ति प्रयागराज आता है वो बनारस भी जाना चाहता है, अयोध्या भी जाना चाहता है। इस तरीके से हमारे भारत में बहुत सारे टूरिज्म के लोकेशन है। जैसे बिहार में एक लोकेशन है राजगीर, नालंदा, पावापुरी, गया, और थोड़े दूर पर वैशाली। तो ये 100-150 किलोमीटर के रेडियस में एक ऐसा टूरिज्म है जहां पर आप बौद्ध और जैन को बहुत अच्छे से आप टारगेट कर सकते हो और काफी पैसा अर्न कर सकते हो। इसी तरीके से ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस टूरिज्म के लोकेशन है, जिसे गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करके इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करेगी और इस पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करेगी। इसके अलावा बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बात हो रही है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रोड हो, या मेट्रो हो, या वंदे भारत जैसे ट्रेनें हो। तो जैसे ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में आएगा, उससे रोजगार डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही वे में इंडिया को मिलेगा। बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करने आएंगे और भी बहुत सारे फैसिलिटी मिलेंगे। अब मैं आता हूं आपके पर्सनल सवाल पर कि आपने मैंने तो शुरू में ही आपको बता दिया था कि 12 लाख पर टैक्स नहीं लगना है, तो अब उसी का आपको फॉर्मली अनाउंस कर देता हूं कि 12 लाख पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पर अगर आप सैलरी क्लास हो तो आपको 12,75,000 तक भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन का 75,000 को आपको बेनिफिट मिलता है। अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो ज्यादा पैसा आपके हाथ में आएगा। इस पैसा को आप इन्वेस्ट करोगे या कंज्यूम करोगे, और वो इकोनॉमी में इन्वॉल्व होगा, इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा, जिसके कारण टैक्सेस लगेंगे, दूसरे के हाथ में पैसा जाएगा। जो व्यक्ति के पास पैसा नहीं आ रहा था उसके पास भी पैसा जाएगा, वो फिर कंज्यूम करेगा। तो ये साइकिल ऑफ सोसाइटी चलेगी, मनी का साइकिल कंप्लीट होगा, और इंडिया के डेवलपमेंट में आप और हम सहयोग देंगे। गवर्नमेंट को जीएसटी और अदर टैक्सेस से बेनिफिट मिल जाएगा। स्लैब रेट को चेंज किया गया है, और जो 15 लाख का के ऊपर 30% लगता था न्यू स्लैब रेट में, न्यू टैक्सेस में, उसको इंक्रीज करके 24 लाख किया गया। तो बहुत सारे बदलाव हैं। तो आओ चले हम देखें आखिर वो बदलाव क्या क्या है। तो ये बजट 2025 का जो है कि 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 से 8 के बीच में 5%, 8 से 12 के बीच में 10%, 12 से 16 के बीच में 15%, 16 से 20 के बीच में 20%, 20 से 24 के बीच में 25%, और 24 लाख से ऊपर 30%। तो ये स्लैब रेट आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे कि इस स्लैब रेट को इंट्रोड्यूस करके गवर्नमेंट ने क्या क्या बेनिफिट हमें दिया है। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ द 25%।
2024 के न्यू टैक्स रेसिम में 25% का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 20% के बाद सीधे 30% टैक्स लग रहा था, तो इस बार 25% का भी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। स्लैब रेट को हाई किया गया है। लास्ट 2024 के न्यू टैक्स रेजिम में 15 लाख के ऊपर 30% लगता था, अब इसको इंक्रीज करके 24 लाख किया गया है। और जो पिछले बार 3 लाख का एग्जम्पशन लिमिट था उसको भी एक्सटेंड करके 4 लाख किया गया है। आपके सामने फुल फ्लेज डिटेल है, जहां पर 24 और 25 फिनेंशियल की बात कर रहा हूं, या असेसमेंट ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 दोनों का स्क्रीनशॉट है, जहां पर आप देखते हो कि 3 लाख से बढ़ा के 4 लाख किया गया है। 20 के बाद सीधे 25% था, तो यहाँ पर 25% का लेवल लाया गया है। जो 15 लाख के ऊपर 30 लगता था, अब ये 24 के ऊपर 30 लग रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अब आपके पास सवाल होगा कि मनीष, आप तो बोल रहे थे 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो भाई साहब ये 4 लाख, 4 लाख से 8 हजार, 8 लाख से 12 लाख का क्या मजाक है? 5%, 10%, 15%, 12 लाख तक टैक्स, 12 के बाद स्लैब होना चाहिए। तो आपका सवाल बिल्कुल ही जेन्यून है कि 12 लाख तक एग्जम्प्टेड है तो स्लैब रेट क्यों है, और मुझे टैक्सेस कब पे करना है। ये दो सवाल हर किसी के दिमाग में टकरा रहा है, कभी दाएं तरफ तो कभी बाएं तरफ। तो आप इस सवाल को बीच में रखो और मेरे जवाब को सुनो। आप आपकी पूरी इनकम अदर देन सैलरी है और आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख है, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पर अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आपकी टैक्सेबल इनकम 12,75,000 है, तो इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद अगर आपके पास इनकम होंगी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसीलिए स्लैब रेट का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास 15 लाख का इनकम है, तो ऐसा नहीं कि 12 तक टैक्स नहीं लगेगा, कि 12 से 15 के बीच में आपका आ रहा है 15%। नो, उस व्यक्ति को 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5% लगेगा, 8 लाख से 12 लाख के बीच में 10% लगेगा, 12 से 15 के बीच में 15% लगेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। इसलिए ये स्लैब रेट 4 लाख से ही दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सवाल को समझ चुके होंगे और मेरे जवाब से आप संतुष्ट भी हो चुके होंगे। अब आप कहोगे कि भाई अब मुझे टैक्स कब देना है। तो अगर आपकी सैलरी 12 लाख से भी कम है लेकिन कैपिटल गेन है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, तो कैपिटल गेन पर ये 87A का रिबेट नहीं मिलता है, तो उस केस में भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, म्यूचुअल फंड सेल परचेज करते हो, तो वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आपके सामने एक चार्ट है कि अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो जो पिछले साल चल रहा था, तो यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आ रही थी 30 हजार की। अब इस बार में जो प्रपोज हुआ है, अल्टीमेटली आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो व्हाट इज योर टोटल बेनिफिट? टोटल 30 हजार, क्योंकि पहले 30 हजार टैक्स देना था, अब हमें 12 लाख तक में कोई इनकम नहीं है तो हमें टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम 9 लाख की है तो आपकी लाइबिलिटी 40 हजार आ रही थी, तो अब आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, तो पूरा का पूरा आपका बचत हो गया। 10 लाख में आपकी टोटल बचत 50 हजार की हो जाती है, 11 लाख पर आपकी बचत 65 हजार की हो जाती है, 12 लाख पर आपकी बचत 80 हजार की हो जाती है। अब मेन केस आता है कि मान लो कि आपकी इनकम 20 लाख की है, तो यहां पर प्रेजेंट में टैक्स लगना था 2,90,000। अब जो प्रपोज किया गया इसके अनुसार टैक्स लगेगा 2 लाख, तो आपकी बचत होती है 90 हजार की। इसी तरीके से 24 लाख है तो आपकी बचत होती है 1,10,000 की, और टोटल इनकम 50 लाख है तो अगेन आपकी बचत होती है 1,10,000 की। अब आप कहोगे 24 लाख पर भी 1,10,000 और 50 लाख पर भी 1,10,000, तो ये कैलकुलेशन है, क्योंकि 24 लाख के ऊपर और वहां भी आपको 30%, 15 लाख के ऊपर ही लग रहा था, तो इसके कारण आपको फिर ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा डिटेल वर्जन था बजट डिकोडिंग करने का। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछे, और जैसा मैंने आपको पहले ही वादा किया हुआ है कि हर दिन हर समय मैं हर एक का टॉपिक पर एक का नया नया वीडियो लेके आऊंगा, सो डैट कि आपके बजट के हर कॉन्सेप्ट पर आप
अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में नहीं फंसे रहें और आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सके। तो आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सो डैट कि आपके उस सवाल को मैं अपने वीडियो में लेके आ सकूं और आपके सवालों का जवाब दे सकूं। जब तक दोस्तों, प्रणाम।